हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल नोमान एकेडमी। मैं हूं नोमान एंड मैं आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम स्टैंडर्ड 8 साइंस चैप्टर 2 हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड ये टॉपिक थोड़ा बड़ा भी है, इसीलिए आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैं आपको हेल्थ के बारे में, डिसीज़ एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बताऊंगा एंड इन पार्ट 2 मैं आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड जेनरिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। सो गाइज, तो ये पार्ट 1 होने वाला है। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको मैं जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपके सभी क्वेरीज इस लेसन के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू इज अबाउट हेल्थ। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। हेल्थ 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और सामाजिक व्यवहार। और ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी हेल्दी पर्सन को कभी बीमारी नहीं होती। हर किसी को, हर व्यक्ति को कभी ना कभी बीमारी होती है। और हेल्दी पर्सन हम किसे कहते हैं? हेल्दी पर्सन हम उसे कहते हैं जिसका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है एंड अनहेल्दी पर्सन हम उसे कहते हैं जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 बच्चे थे, उन दोनों ने आइसक्रीम्स खाई एंड देन बारिश हो रही थी तो वो बारिश में भी खूब खेले। अब लेकिन कुछ दिनों के बाद उसमें से एक बच्चा बीमार पड़ गया, उसे सर्दी हो गई, उसे बुखार आ गई। लेकिन एक बच्चा तो नॉर्मल था, वो फिट एंड फाइन था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बच्चा जिसे सर्दी हो गई, बुखार हो गई, उसका इम्यून सिस्टम वीक है एंड जो बच्चा फिट एंड फाइन है, बारिश में भीगने वगैरह के बाद भी, मतलब इसका मतलब होता है कि इम्यून सिस्टम उसका प्रॉपर है, उसका इम्यून सिस्टम पावरफुल है। अब मैं आपको बता दूं कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम मतलब वो सिस्टम जो आपको किसी भी बीमारी पर से या फिर रिकवर करने की में मदद करता है या फिर किसी भी बीमारी से बचने में मदद करता है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब हमने इम्यून सिस्टम के बारे में तो जान लिया, लेकिन डिजीज़ क्या होते हैं, डिजीज़ कैसे होते हैं? समझिए एक कंडीशन है जिसमें आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीन्स व्हेन दे गेट डिस्टर्ब्ड योर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि डाइजेशन, इंजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। या फिर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जैसे कि आपकी थिंकिंग, आपका कॉन्सेंट्रेटिंग, आपका लर्निंग, ये जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब व्हेन दे डोंट फंक्शन प्रॉपरली, तब हम कहते हैं कि उस पर्सन को डिसीज़ हो गई है। अब हमने डिसीज़ का डेफिनेशन तो जान लिया, अब हम जानेंगे कि डिसीज़ को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। डिसीज़ तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसी के लिए उन्हें स्टडी करने के लिए दे आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स। फर्स्टली अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मतलब वो कितने ड्यूरेशन तक किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज क्रोनिक डिजीज़ एंड द अदर इज एक्यूट डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ जो किसी व्यक्ति को एटलीस्ट 1 साल तक इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, एस्थमा, कैंसर एक्सेट्रा। तो ये डिजीज़ जो होते हैं वो किसी भी पर्सन को अगर हो गए तो एटलीस्ट 1 ईयर तक इन्फेक्ट कर ही देते हैं। एंड एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं जो किसी पर्सन को थोड़े समय के लिए इन्फेक्ट कर पाते हैं, अगर उस पे हम ध्यान दें। अगर एक्यूट डिसीजेस पे अगर हम ध्यान ना दें, उनकी ट्रीटमेंट ना करें, तो फिर वो महंगे पड़ सकते हैं। तो एक्यूट डिसीज़ लेकिन जल्द ही क्योर हो जाते हैं। सो इसीलिए वो उनके ड्यूरेशन पे से क्रोनिक डिजीज़ एंड एक्यूट डिजीज़, ये 2 ग्रुप्स बनाए गए। अब एक्यूट डिजीज़ के मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कॉमन कोल्ड, फीवर, फ्लू एक्सेट्रा। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन तो सीख लिया, लेकिन अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रीज़न, मतलब किस बेसिस पे वो बीमारी हमें इन्फेक्ट करते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्टली दे आर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स, हेरिडेटरी डिजीजेस एंड एक्वायर्ड डिजीजेस। हेरिडेटरी डिजीजेस वो डिजीज़ होते हैं जो
जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं, मतलब किसी के ग्रैंडफादर को थी तो उसके फादर को होती है, फादर को थी तो उसके सन को होती है, मतलब ये जनरेशन से जनरेशन पास होते रहते हैं, इसीलिए इन्हें हेरिडेटरी डिजीजेस के नाम से जाना जाता है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम एक्सेट्रा। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक्वायर्ड डिजीज़ क्या होते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ में दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड द अदर इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो इन्फेक्शन के वजह से होते हैं, जैसे कि मतलब एक पर्सन को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है और वो किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो चांसेस है कि उसे भी वो इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाए, इसीलिए इन्हें इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन्फेक्शियस डिजीज़ पैथोजेंस के वजह से कॉज होते हैं, जैसा कि हमने पिछले लेसन में सीखा था कि पैथोजेंस एक टाइप के प्रोटोजोआ होते हैं। अब हमने इन्फेक्शियस के डिजीज़ के बारे में यहाँ पर जाना। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब वो डिजीज़ेज जो हमें किसी के इन्फेक्शन या फिर किसी का कांटेक्ट में आने से नहीं होते। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो हमारे अंदर की कोई प्रॉब्लम के वजह से हमें हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, एस्थमा एक्सेट्रा। तो अब हमने इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, देन उन्हें किस तरह से डिजीज़ को क्लासीफाई करते हैं ये सब जान लिया है। अब हम कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में जानेंगे। सो गाइज, इन्फेक्शियस डिजीज़ में चलिए ट्यूबरक्यूलोसिस से शुरू करते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस को हम टीबी भी कह सकते हैं। अब ट्यूबरक्यूलोसिस ये जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले इस पैथोजन के वजह से हम इन ह्यूमंस में कॉज होता है। अब मैं आपको इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बताता हूँ, मतलब ये किस तरह से फैलता है, किस तरह से और मतलब दूसरे लोगों को ये इन्फेक्ट करता है। तो इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन 3 हैं। पहला तो है स्पिटिंग बाय पेशेंट। अगर पेशेंट स्पिट करता है तो चांसेस बनते हैं कि कोई पेशेंट को, कोई दूसरे नॉर्मल व्यक्ति को उसके स्पिट के वजह से टीबी हो जाए। देन द सेकंड वन इज़ थ्रू एयर, एंड मतलब हवा के ज़रिए से भी टीबी फैल सकता है। थर्ड वन इज़ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद पेशेंट और शेयरिंग द मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, मतलब अगर कोई व्यक्ति टीबी इन्फेक्टेड पेशेंट के साथ अगर बहुत समय तक कांटेक्ट में रहता है या फिर उसके मटेरियल्स यूज़ करता है, मतलब टीबी इन्फेक्टेड पेशेंट ने जो मटेरियल्स यूज़ किए थे अगर वो भी उन्हें यूज़ करता है तो चांसेस बनते हैं कि वो व्यक्ति भी जो है टीबी से इन्फेक्ट हो सकता है। अब हमने जाना कि टीबी के मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, तो चलिए अब हम टीबी के सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। सिम्टम्स मतलब मैं आपको बता दूं कि मतलब बीमारियों के निशानियां, मतलब हर एक अलग अलग बीमारी की अलग अलग निशानी होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं टीबी के सिम्टम्स में फर्स्ट है क्रोनिक कफ। क्रोनिक कफ मतलब ये जो है ये अडल्ट्स में 8 वीक्स तक अफेक्ट करता है एंड चिल्ड्रंस को 4 वीक्स तक अफेक्ट करता है, मतलब ये बहुत समय तक रहने वाला कफ है, ये एक इसका सिम्टम है। देन द सेकेंड वन इज़ ब्लडी स्पिटिंग, मतलब स्पिट्स में से पेशेंट के ब्लड निकलने लगता है। एंड द थर्ड वन इज़ इमेसिएशन, मतलब दुबला होना, वो बहुत ज़्यादा ही दुबला होना, इसे इमेसिएशन कहते हैं। देन द फोर्थ वन इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, ये इसका सिम्टम है। तो ये थे टीबी के सिम्टम्स। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या करते हैं। इसके प्रिवेंशन के लिए, टीबी के प्रिवेंशन के लिए तो BCG का वैक्सीन दिया जाता है एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है। देन उसे रेगुलर DOT के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से टीबी के पेशेंट को जो है ट्रीट किया जाता है। तो ये था ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी के बारे में। अब हम जानेंगे हेपाटाइटिस के बारे में, जिसे हम जॉन्डिस भी बुलाते हैं। जॉन्डिस ये हेपाटाइटिस वायरस A, B, C, D, E इन वायरसेस या पैथोजेंस के वजह से कॉज होती है। अब जानते हैं इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसके टोटल 3 होते हैं। फर्स्ट इज कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर मतलब गंदे पानी का सेवन करने से हम हेपाटाइटिस के शिकार हो सकते हैं। देन द सेकेंड वन इज शेयरिंग ऑफ नीडल्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझिए कोई जॉन्डिस इन्फेक्टेड पर्सन है और उसे किसी
सिरिंज से इंजेक्ट किया गया एंड द सेम सिरिंज को अगर किसी नॉर्मल पर्सन को इंजेक्ट किया जाता है उसी सेम सिरिंज से, तो यहाँ पर चांसेस है कि वो नॉर्मल व्यक्ति भी हेपाटाइटिस का शिकार हो सकता है। एंड द थर्ड वन इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब किसी हेपाटाइटिस व्यक्ति का, मतलब हेपाटाइटिस से इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है तो यहाँ पर चांसेस बनते हैं कि वो नॉर्मल व्यक्ति हेपाटाइटिस का शिकार हो सकता है। तो ये थे कुछ हेपाटाइटिस के मोड ऑफ इन्फेक्शन। अब हम जानेंगे हेपाटाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। तो हेपाटाइटिस के सिम्टम्स टोटल 6 हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया ये एक ऐसी फीलिंग है, मतलब आपको मोटापे का डर पैदा करने वाली ये फीलिंग होती है, मतलब आप खाना खाना छोड़ देते हैं, इसे एनोरेक्सिया कहते हैं। एंड देन द सेकेंड वन इज़ येलो यूरिन, मतलब यूरिन का कलर पेशेंट के येलो होने लगता है। थर्ड वन इज़ जनरल वीकनेस, मतलब कमज़ोरी फील होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। देन फोर्थ वन इज़ नॉसिया, मतलब वॉमिटिंग की फीलिंग होना, ये भी इसका एक सिम्टम है। देन वॉमिटिंग इटसेल्फ भी इसका एक सिम्टम है। एंड द लास्ट वन इज़ ग्रे स्टूल, ये भी इसका सिम्टम है। तो ये थे सिम्टम्स हेपाटाइटिस के। अब हम जानेंगे कि हेपाटाइटिस को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे किस तरह से बच सकते हैं, देन उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं। सो ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, जी हाँ, बॉइल्ड वाटर पीने से आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स से भी आप इससे बच सकते हैं। तो ये थे इसके प्रिवेंशंस। अब हमने यहाँ पर सीखा कि हेपाटाइटिस क्या होता है, उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं, देन उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, देन उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि डिसेंट्री क्या होती है। डिसेंट्री ये बैक्टीरिया या फिर वायरस, शिगेल्ला या फिर बैसिली या फिर एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इन सब पैथोजेंस की वजह से डिसेंट्री हो सकती है। डिसेंट्री के मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होते हैं? इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन 2 ही होते हैं, कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। गंदे खाने पीने का सेवन करने से आप डिसेंट्री के शिकार हो सकते हैं। अब जानते हैं डिसेंट्री के सिम्टम्स के बारे में। तो इसके अंदर वाटरी स्टूल होते हैं एंड आपका एब्डोमेन दर्द करने लगता है, मतलब पेट दर्द होता है, ये इसके सिम्टम्स है। अब हमने इसके सिम्टम्स एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन जान लिए, चलिए अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर का पानी पीने से, मतलब जो पानी में जर्म्स होते हैं वो बॉईल करने से वो मर जाते हैं, इसीलिए बॉइल्ड वाटर पीने से हम डिसेंट्री को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को सीधे से मतलब प्रॉपर वे में अगर आप स्टोर करते हैं तो आप डिसेंट्री से बच सकते हैं। देन ORS कंजम्पशन, जी हाँ, ORS कंजम्पशन ये इसका एक ट्रीटमेंट होता है। तो ये था सब कुछ डिसेंट्री के बारे में। चलिए अब कोलेरा के बारे में जानते हैं। कोलेरा ये वाइब्रियो कोलेरा इस पैथोजन के वजह से कॉज होता है। मतलब इसमें होता क्या है कि पर्सन को वॉमिटिंग्स होने लगता है, मतलब ये इसके सिम्टम्स है कि पर्सन वॉमिटिंग करने लगता है। देन सीवर डायरिया होता है उसे, मतलब एक हार्ड लेवल का डायरिया होना। देन क्रैम्प्स इन लेग, आपके लेग्स में क्रैम्प आते हैं, इसके सिम्टम्स है ये। देन अब जानते हैं इसके मोड ऑफ इन्फेक्शन के बारे में। तो इसके भी मोड ऑफ इन्फेक्शन कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से हो सकते हैं। गंदे खाने पीने का सेवन करने के वजह से आपको कोलेरा हो सकता है। सो गंदे खाने पीने से बचिए एंड कोलेरा से आप फ्री रहेंगे। आप कोलेरा, डिसेंट्री जैसे बीमारियों से आप इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे अगर गंदे खाने पीने का आप अगर सेवन नहीं करते हैं तो। देन अब इसके बाद बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की। तो इसके अंदर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करना ये मस्ट है। अगर आप हाइजीनिक लाइफ जीते हैं, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको कोलेरा नहीं होगा। अगर आप अनहाइजीनिक वेज यूज़ करते हैं तो आप कोलेरा के शिकार हो सकते हैं। देन अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, मतलब खुली एरियाज़ में जो
खुले फूड रहते हैं, मतलब स्ट्रीट फूड तो आपने देखा होगा, अगर वो अनकवर्ड हो, उनके ऊपर फ्लाइज बैठते हैं, देन इस वजह से भी कोलेरा हो सकता है। देन इसके अंदर भी ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर है, इसका एक प्रिवेंटिव मेजर है। एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा, ये भी इसका एक प्रिवेंटिव मेजर है। तो यहाँ पे हमने जाना कि कोलेरा क्या होता है, कोलेरा को किस तरह से हम रोक सकते हैं। देन अब जानते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय व्हाट इज़ टाइफाइड। टाइफाइड ये जो है सैल्मोनेला टाइफी, जी हाँ, सैल्मोनेला टाइफी इस प्रोटोजोआ, जी हाँ, प्रोटोजोआ भी हम कह सकते हैं एज पैथोजेंस, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में ही होते हैं। इस पैथोजन की वजह से कॉज होते हैं। देन इसके जो मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये भी जो है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर ही है। अब देखिए 3 बीमारियां कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के सेवन के वजह से हो सकती है। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू के कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से बचिए, हेल्दी लाइफ जिए। देन मैं आपको बता दूं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में भी एनोरेक्सिया है। देन द सेकेंड वन इज़ हेडेक, थर्ड वन इज़ रैश ऑन एब्डोमेन, आपके एब्डोमेन पे रैश आ जाते हैं। देन फोर्थ वन इज़ फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको एक फीवर हो सकता है जो कि हाई टेम्परेचर हो, जिसके अंदर आपका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जा सकता है, ये भी इसका एक सिम्टम है। अब बात करते हैं इसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो ड्रिंकिंग क्लीन वाटर इसके अंदर मस्ट है। अगर आप साफ़ पानी पीते हैं, बॉइल्ड पानी पीते हैं, तो आप टाइफाइड से बच जाएंगे। देन वैक्सीनेशन होता है टाइफाइड का। देन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, अगर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज हो रहा है आपके एरिया में, तो आप टाइफाइड से बच जाएंगे। सो गाइज, ये कुछ थे इन्फेक्शियस डिजीजेस के एग्जाम्पल। सो गाइज, अब हम जानेंगे आजकल के कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में जो आजकल बहुत फैल चुके हैं, मतलब आजकल उनके पेशेंट्स बहुत पाए जाते हैं, जैसे कि डेंगू, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि डेंगू किस तरह से फैलता है। डेंगू ये जो है एड्स इजिप्टी, इस टाइप के मच्छर जो होते हैं, मतलब मॉस्किटोज होते हैं, इनके बाइट के वजह से फैलता है। जब वो आपको बाइट करते हैं तब उनके अंदर का जो वायरस होता है डेन 1 या फिर डेन 2, वो आप में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके वजह से आप डेंगू के शिकार बन सकते हैं। तो इसीलिए ये मच्छर जो है मोस्टली, मतलब डेंगू जो है बारिश के सीज़न में फैलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने नोटिस तो किया ही होगा कि बारिश के सीज़न में बहुत सारे आपके आसपास में वगैरह भी बहुत सारे जगहों पर पानी जम जाता होगा, जैसे कि मतलब टायर्स में या फिर खाली पड़े ड्रम्स में, ऐसे जगहों पर पानी भर जाता होगा। तो इस पानी में ये मच्छर, ये मस्कीटोज ब्रीड कर सकते हैं एंड दे कैन ले देयर एग्स ओवर देयर। सो इस वजह से उनका नंबर बढ़ता है एंड किसी का डेंगू से इन्फेक्ट होने का चांस भी यहाँ पर बढ़ जाता है। इसी के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास में कहीं पे पानी जमने ना देना चाहिए। देन अपना एनवायरनमेंट साफ़ रखना चाहिए। इन सब प्रिवेंशंस से हम डेंगू से बच सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ डेंगू के सिम्टम्स। तो फर्स्टली तो मैं आपको बता दूं कि डेंगू में बहुत से सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अक्यूट फीवर, मतलब बुखार आना, देन हेडेक, देन वॉमिटिंग, देन ये उसका मेन सिम्टम होता है कि आपके जो आई सॉकेट्स होते हैं ये पेन करने लग जाते हैं, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। देन उसके बाद आपके जो प्लेटेलेट्स होते हैं, आपका जो प्लेटेलेट काउंट होता है ये डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इंटरनल हेमरेज भी हो सकता है। ये होते हैं डेंगू के सिम्टम्स। तो चलिए अब हमने यहाँ पर डेंगू के बारे में तो जान लिया, चलिए अब जानते हैं व्हाट इज़ स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किस तरह से फैलता है। ये पिग्स के वजह से ह्यूमन में होता है एंड ह्यूमंस के पसीने के वजह से ये और ह्यूमंस को इन्फेक्ट हो सकता है। अब इससे बचने के लिए आपको पिग्स से दूर रहना पड़ेगा। एंड स्वाइन फ्लू जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है, मतलब अगर कोई पर्सन हो और वो स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड हो तो आपको उससे भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके पसीने के वजह से किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है। देन चलिए आप जानते हैं स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स के बारे में। तो इसके 2 सिम्टम्स ही होते हैं। वन इज़ डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। देन सोर थ्रोट, मतलब आपका गला दुखने लग जाता है एंड बॉडी पेन। तो ये रहते हैं 3 सिम्टम्स स्वाइन फ्लू के। तो अब हमने यहाँ पे जाना कि डेंगू क्या होता है एंड स्वाइन फ्लू क्या होता है। तो मैं अब आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ एड्स।
एड्स ये जो है ये एक खतरनाक बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म मैं पहले आपको बता दूं कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जी हाँ, इसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम ये बहुत ही वीक हो जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत सारे बीमारियों के शिकार बन सकते हैं। अब एड्स किस तरह से फैलता है, मैं आपको बता दूं कि एड्स किसी को टच करने से या फिर उसके कांटेक्ट में रहने से नहीं फैलता। इसी के लिए हमारा बिहेवियर HIV इन्फेक्टेड, जी हाँ, एड्स को हम HIV भी बुला सकते हैं, HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ नॉर्मल रहना चाहिए। यू शुड ट्रीट दैम नॉर्मल एंड ये इस तरह मतलब किसी को टच करने से ये नहीं फैलता। ये इंडिया में तो मोस्टली अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स के वजह से फैलती। इसी के लिए आपको HIV पर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मली रहना चाहिए। तो ये था सब कुछ एड्स के बारे में। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि इन्फेक्शंस थ्रू एनिमल्स, मतलब आपने रैबीज़ ये नाम तो सुना ही होगा। ये बीमारी बहुत फैटल होती है, मतलब बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। इसमें होता क्या है, मतलब जब कोई डॉग, कैट, मंकी, रैबिट एक्सेट्रा, जब कोई एनिमल इस तरह का आपको अगर बाइट करता है तो उसके तीज पे प्रेजेंट जो वायरस होता है वो आपके अंदर आ जाता है, जिसके वजह से आप रैबीज़ के शिकार हो सकते हैं। एंड इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो 90 to 175 डेज़ के बीच में दिखने लग जाते हैं। ये है तो ख़तरनाक बीमारी, लेकिन इसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आप सही टाइम पे वैक्सीनेशन ले, इसका सही टाइम पे अब आप अगर डॉक्टर के पास जाए तो आप इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि जो ये डिजीज़ रैबीज से जो इन्फेक्टेड रहता है इसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब ये पानी से बहुत डरने लग जाता है। ये एक इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है रैबीज इन्फेक्टेड पर्सन का। तो गाइस यहाँ पर हमने सीखा कि रैबीज क्या होता है एंड यहाँ पर हमने हमारा पार्ट 1 भी कंप्लीट किया। एंड आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब आपके जितने भी क्लासमेट्स हो, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी सभी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस लेसन क्लियर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।